सो हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन टू दिस अनदर वंडरफुल सा ब्यूटीफुल सा वीडियो। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वन शॉट रिवीजन क्लासेस। अब ये जो रिवीजन सेशन रहेगा ये बहुत ही छोटा सेशन रहेगा, रिवीजन सेशन रहेगा, जहाँ पे आप लोगों को पूरा चैप्टर इन शॉर्ट समझाया जाएगा। ठीक है, उसके लिए मैंने कुछ हैंड रिटन नोट्स जो है वो अवेलेबल करवा रखा है, तो ये सब भी डाउनलोड कर लेना है। एंड एग्जामिनेशन से पहले मैं बता दूं भैया, अगर ये भी देख कर जा रहे हो ना तब भी आपको सब कुछ याद आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो आज का जो पहला चैप्टर रहेगा वो चैप्टर रहेगा सोर्सेस ऑफ लॉ। ये 30 मिनट में खत्म कर देंगे हम लोग चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभार 11 मार्क आ जाता है, कभी कभार 5 मार्क, कभी कभार आता ही नहीं। तो कभी भी रिस्क नहीं लेना है जेएजीएल में। जेएजीएल में सिर्फ एक ही रिस्क फैक्टर है कि अगर कोई भी चैप्टर आप समझ रहे हो कि इस चैप्टर में से इतना मार्क आने वाला है, तो वो उतना मार्क नहीं आता है। ठीक है, कभी ज़्यादा आ जाएगा, कभी कम आ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये है बात। सोर्सेस ऑफ लॉ बहुत ईजी सा चैप्टर है। सबसे पहले आपको मीनिंग समझाता हूं मैं। सोर्सेस ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है? सोर्सेस ऑफ लॉ भाई मेरे, सोर्सेस ऑफ लॉ, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सोर्सेस ऑफ लॉ? मतलब अगर लॉ, कानून जो हम लोग फॉलो करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में, ठीक है, कोर्ट में, हर जगह पे कानून फॉलो जो होता है वो आया कहां से, उसका सोर्स क्या है? सोर्स बता दीजिए, सोर्सेज ऑफ लॉ। तो वही हम लोग पढ़ने वाले कि सोर्स क्या है, किसी भी कानून का सोर्स क्या है। यार हमारा जो ये एजुकेशन सिस्टम है ना, ये फॉरेन ड्रिवन एजुकेशन सिस्टम है। तो यहाँ पे हम लोग मोस्टली जो है बाहर देशों के लॉज जो है वो अभी जो इम्प्लीमेंटेड है ऑन इंडिया, वही हम लोग देखने वाले। तो जो भी नाम वगैरह हम लोग पढ़ेंगे ना वो सब बाहर के लोगों का है। जैसे कि हो जाए हेनरी, हो जाए सलमॉन्ड, हो जाए बेंथम, हो जाए, ये सारा बाहर का है। मतलब राजू, ठीक है, राजू, राज, ऐसा करके कोई नाम आपको सुनने में नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग ये जो प्रेजेंट अपना जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है, जो भी लॉ चलता है, वो सब फॉरेन ड्रिवन है। ठीक है, ऑल्सो द एजुकेशन सिस्टम ऑफ कोर्स। तो ठीक है भैया, चलते शुरू करते हैं आराम से। ये चैप्टर हम लोग बहुत इजीली कंप्लीट कर लेंगे। देखो सीधा जाएंगे पॉइंट में। अच्छा एक चीज मैं बता दूं, जो मैं करवाऊंगा, जो मैं करवा रहा हूं, जो मैं करवाऊंगा वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भैया क्वेश्चन आपको यही इसी में से देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो मेक श्योर कि आप ये आराम से देख लो कि यहां से कुछ भी ना छूटे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं भाई मेरे। ओके, सबसे पहले ये नोट्स में से मैं करवा देता हूं, सो दैट आप लोग को कोई दिक्कत ना हो, आराम से हो जाएगा। नोट्स में से करते हैं हम लोग। अच्छा, ज्यूरिस्प्रूडेंस हम लोग क्या सीख रहे हैं भाई मेरे? ज्यूरिस्प्रूडेंस सीख रहे हैं। तो ज्यूरिस्प्रूडेंस का मतलब भी तो अपने को जानना होगा ना। विदाउट नोइंग दी मतलब ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस आप लोग कैसे आगे बढ़ोगे? तो ज्यूरिस्प्रूडेंस का मतलब जो है वो समझ लेते हैं हम लोग। सबसे पहली बात, ये ज्यूरिस्प्रूडेंस को हम लोग डिवाइड कर देते हैं, आधा कर देंगे। ठीक है, ज्यूरिस का मतलब सबसे पहले समझते हैं। ज्यूरिस का मतलब क्या होता है, प्रूडेंस का मतलब क्या होता है। ठीक है, ज्यूरिस का नॉर्मल मतलब होता है लॉ। लॉ इसको हम लोग कहते हैं ज्यूरिस। ज्यूरिस जो वर्ड है इसका मतलब ही है लॉ। प्रूडेंस का मतलब होता है नॉलेज, मतलब लॉ का नॉलेज, मतलब लॉ का नॉलेज। समझ में आ रहा है? तो ज्यूरिस्प्रूडेंस मतलब लॉ, लॉ, ज्यूरिस मतलब लॉ, प्रूडेंस मतलब नॉलेज। ज्यूरिस मतलब लॉ, प्रूडेंस मतलब नॉलेज। तो अगर हम लोग आगे बढ़े थोड़ा, तो ज्यूरिस्प्रूडेंस हम लोग क्या समझ सकते हैं? हम लोग ये समझ सकते हैं कि ज्यूरिस्प्रूडेंस इज द स्टडी ऑफ साइंस ऑफ लॉ, स्टडी ऑफ द साइंस ऑफ लॉ। अच्छा, लॉ क्या ऐसे ही निकल जाता है? लॉ के ऐसे ही निकल जाते हैं, हम लोग कुछ भी समझ ले एंड लॉ निकल जाता है? कुछ भी हम लोग अपने हिसाब से समझ ले तो फिर क्या लॉ निकल जाता है? नहीं ना। देखो हर एक आदमी के लिए ना लॉ अलग अलग होता है। आपके पापा के लिए लॉ अलग है, आपके मम्मी के लिए लॉ अलग है। उनको जो सही लगता है वो मम्मी करती है, जो पापा को सही लगता है पापा करते हैं। तो उनका लॉ अलग है, मम्मी का लॉ अलग है। लेकिन क्या हम लोग यूनिवर्सली इस लॉ को पूरे देश कानून, मतलब हर जगह पे जिला वगैरह, विलेजेस एंड एवरीवेयर, कैन वी यूज दैट पर्टिकुलर लॉ? नहीं ना। जो मम्मी को सही लगता है वो लॉ हम लोग पूरे देश में चालू नहीं कर सकते। जो पापा को सही लगता है वो हम लोग चालू नहीं कर सकते। तो अपने को अगर लॉ, कौन सा लॉ अपने को फॉलो करना है? तो एक बेसिक सा चीज है साइंस। साइंस ऐसा एक चीज है ना जो यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल मतलब आप यहीं पे, मतलब इंडिया पे जो भी समझ रहे हो वो आप अमेरिका में चले जाओ, किसी दूसरे जगह पे चले जाओ, वहां पर भी साइंस सेम ही रहता है। ग्रेविटी सबके लिए सेम ही है। समझ में आ रहा है ना? तो इसलिए हम लोग लॉ इस प्रकार से बनाएंगे जो कि साइंटिफिक हो, सो दैट ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल हो पाए हर एक इंसान के ऊपर। समझ में आ रहा है? इसलिए अपने को हम लोग जब भी कहते हैं ना ज्यूरिस्प्रूडेंस, तो इसलिए हम लोग कहते हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस इज द स्टडी ऑफ द साइंस ऑफ लॉ। साइंस यहां पे क्यों आ रहा है ये समझ में आ रहा है ना? क्योंकि साइंटिफिक मेथड में से अपने को डेवलप करना है लॉ। विदाउट एनी साइंटिफिक मेथड कोई भी चीज जो है बेकार है। समझ में आ रहा है? विदाउट एनी साइंटिफिक मेथड और साइंटिफिक रीजन, उसके अलावा भी बहुत कुछ चीज है, लेकिन उन डायमेंशंस को हम लोग पकड़ नहीं सकते, वो स्पिरिचुअल डायमेंशन हो जाएगा।
ठीक है, वो आपकी समझ में नहीं आने वाला, मेरे समझ में भी नहीं आने वाला। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वी विल स्टिक टू दी स्टडी मटेरियल जो भी लिखा है। साइंस ऑफ लॉ, साइंस ऑफ लॉ मतलब लॉ जो कि हम लोग डिराइव कर रहे हैं वाया दी हेल्प ऑफ साइंस। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर, बहुत ईजी, बहुत बवाल। आगे बढ़ते हैं सर। अच्छा, सोर्सेस ऑफ लॉ क्या हम लोग पढ़ रहे हैं, बता दीजिए फटाफट। सोर्सेस ऑफ लॉ पढ़ रहे हैं हम लोग, पढ़ रहे हैं सोर्सेस ऑफ लॉ। सोर्सेस ऑफ लॉ में से एक पहला लॉ आता है, वो है सोर्सेस ऑफ इंडियन लॉ। क्या बताइए ना, सोर्सेस ऑफ इंडियन लॉ। अब जो इंडियन लॉ है ना, ये डिवाइडेड है दो पोर्शन में, एक है प्रिंसिपल सोर्स ऑफ इंडियन लॉ, दूसरा है सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंडियन लॉ। प्रिंसिपल सोर्सेज ऑफ इंडियन लॉ इंडियन लॉ जो है वो भी चार भाग में डिवाइडेड है। एक है कस्टम और कस्टमरी लॉ, दूसरा है जुडिशियल डिसीजंस और प्रेसिडेंट्स, तीसरा है स्टैट्यूट्स और लेजिस्लेशन, एंड चौथा है पर्सनल लॉ जो कि हिंदू लॉ है, मोहम्मदन लॉ है, वो सारे पर्सनल लॉ। ठीक है, तो प्रिंसिपल सोर्सेज ऑफ इंडियन लॉ, जो प्रिंसिपल सोर्स है ना, वो चार भाग में डिवाइडेड है। ये अपने को देख लेना, एक एक भाग बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। अब ये जो सेकेंडरी लॉ है ये डिवाइडेड दो पार्ट में। सेकेंडरी लॉ है जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस, एंड लास्ट सेकंड जो है वो है सोर्सेज ऑफ इंग्लिश लॉ। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर, बहुत बवाल। ठीक है, मतलब सर एक बात बताइए, ये जो सोर्सेस ऑफ लॉ है ना, ये डिवाइडेड है, इसका एक पार्ट आ जाता है इंडियन लॉ, हाँ सही बात है। दूसरा पार्ट आता है, दूसरा पार्ट भी आएगा, वो अलग से मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, पहला पार्ट क्या बताओ, पहला पार्ट है अपना सोर्सेज ऑफ इंडियन लॉ। क्या बताइए ना, सोर्सेज ऑफ इंडियन लॉ। अभी जो सोर्स ऑफ इंडियन लॉ है, ये इंडियन लॉ हम लोग दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं, एक है प्रिंसिपल लॉ, दूसरा है सेकेंडरी लॉ। प्रिंसिपल लॉ चार भाग में डिवाइड कर सकते हैं, कस्टम और कस्टमरी लॉ, जुडिशियल डिसीजन, प्रेसिडेंस, स्टैट्यूट्स और लेजिस्लेशन, पर्सनल लॉ। एंड जो सेकेंडरी लॉ है ये हम लोग दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं, एक है जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस, एंड दूसरा है सोर्सेज ऑफ इंग्लिश लॉ। इतना समझ में आ रहा है, इतना आपको दिमाग में रिटेन कर पा रहे हो एकदम सर, पूरा ढांचा जो है वो बन रहा है दिमाग में धीरे धीरे। अब ये जो कस्टम और कस्टमरी लॉ है, ये क्या है चीज, ये एक्सप्लेन करते हैं। देखो मैं फटाफट एक्सप्लेन कर दूंगा। कस्टम और कस्टमरी लॉ जो है ना, कस्टम और कस्टमरी लॉ जो है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, कस्टम मतलब समझ में आ रहा है, क्या बताऊं ना, रीति रिवाज। ठीक है, कस्टम है भाई मेरे, कस्टम है, कस्टम और कस्टमरी लॉ। अब ये कस्टम और कस्टमरी लॉ जो है ये दो भाग में डिवाइड हो जाता है। एक आता है कस्टम विद सैंक्शन, दूसरा आता है कस्टम विदाउट सैंक्शन। कस्टम विद सैंक्शन का मतलब मैं सबसे पहले आपको समझाना चाहता हूं, कस्टम विद सैंक्शन, उसके बाद है कस्टम विदाउट सैंक्शन। मतलब कस्टम विदाउट सैंक्शन एंड कस्टम विद सैंक्शन में बहुत डिफरेंस है। कस्टम विद सैंक्शन का मतलब होता है ये कंपलसरी लॉ है, ये एक कंपलसरी लॉ है जिसका वायोलेशन अगर आप कर रहे हो, तो उससे आपका प्रोसिक्यूशन हो सकता है, उससे आपको पनिशमेंट जरूर मिल सकता है। कस्टम विद सैंक्शन ये ऐसा लॉ है जो अगर आप वायोलेट करते हो, ठीक है, जो अगर आप वायोलेट करते हो देन यू विल बी, बताओ ना, पनिश्ड। समझ में आ रहा है, कस्टम विद सैंक्शन समझ में आ रहा है। कस्टम विदाउट सैंक्शन मतलब ये जो है ना, ये कस्टम विदाउट सैंक्शन होता है, ये कंपलसरी लॉ नहीं है। देखो सैंक्शन का मतलब होता है आपको पनिशमेंट मिलना, तो कस्टम लॉ, ठीक है, कस्टम जिसके पीछे पनिशमेंट लगाओ, तो कोई भी लॉ जिसके पीछे पनिशमेंट लगाओ तो कंपलसरी लॉ हो जाता है। तो यहां पर हमेशा याद रखना, इट इज ए कंपलसरी लॉ, ये जो है ना ये हमेशा कंपलसरी लॉ रहेगा। और ये जो है ना ये कंपलसरी लॉ नहीं है। कस्टम विदाउट सैंक्शन मतलब जो विदाउट सैंक्शन मतलब जिसके पीछे पनिशमेंट नहीं है, अगर आप फॉलो ना करो तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं हो, मतलब पनिशमेंट, प्रोसिक्यूशन, पुलिस आके आपको पकड़ के नहीं लेकर जाएगा कस्टम विदाउट सैंक्शन में। ठीक है, लेकिन फिर भी अपने को ये फॉलो करना पड़ता है, पता है क्यों? सोसाइटी के प्रेशर की वजह से। बताओ क्या? सोसाइटी के प्रेशर के वजह से। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ जी, पब्लिक प्रेशर की वजह से अपने को ये फॉलो करना पड़ता है। अच्छा एक चीज बता दो यार सर, एग्जाम्पल के तौर पे समझाओ। ये जो कस्टम विदाउट सैंक्शन है, मतलब ये एक प्रकार का लॉ है जो अपने को दिखता नहीं, इनविजिबल है। ठीक है, जो अगर हम लोग वायोलेट कर देना तो कोई पुलिस आके अपने को पकड़ के नहीं लेने वाला। ठीक है, हम लोग ये वायोलेट नहीं करते क्योंकि सोसाइटी जो है वो चाहता है अपने को ये सारा लॉ हम लोग फॉलो करें। एग्जाम्पल के तौर पे पकड़ लो, मैं लड़का हूं, कल मैं मेरी बात छोड़ दो यार, तुम एक लड़के हो, कल अगर तुमको मन है कि यार मेरे को स्कर्ट एंड टॉप पहन के निकलना है घर से, तो क्या आप निकल सकते हो? हाँ निकल सकते हैं यार, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको पूरा अधिकार मिलेगा ये करने के लिए। ठीक है, आप जाओ स्कर्ट एंड टॉप पहन के, आप लड़के हो। ठीक है, तो क्या सोसाइटी एक्सेप्ट करेगा चीज को?
आपको मतलब मम्मी पापा को तो कंप्लेन जाने वाला है कि ये लड़का क्या पागल हो चुका है, क्या क्या कर रहा है, आप अब इस लड़के को ऐसे भेज नहीं सकते बाहर, है ना। लॉ ने कभी मना किया, मतलब पुलिस ऑफिसर आके आपको पकड़ के लेकर जाएगा बिकॉज यू आर वेयरिंग अ स्कर्ट एंड अ टॉप, नहीं ना। लेकिन सोसाइटी के वजह से अपने को फॉलो करना पड़ता है, वो सारे लॉस है। कस्टम विदाउट सैंक्शन, एंड एक दूसरा लॉ है जो कि कस्टम विद सैंक्शन। अब ये जो कस्टम विद सैंक्शन है इसको बहुत सारे भाग है। पहला भाग है लीगल कस्टम। कस्टम विद सैंक्शन में आता है लीगल कस्टम, और नीचे आता है कन्वेंशनल कस्टम, ठीक है। लीगल कस्टम जो है ये डिवाइड हो जाता है दो प्रकार में, एक है लोकल, एक है वोकल फॉर लोकल, दूसरा है जनरल, ठीक है। लोकल मतलब लोकल जो है वो डिवाइड हो जाता है दो पार्ट में, एक है जियोग्राफिकल, दूसरा है पर्सनल, ठीक है। जियोग्राफिकल मतलब जो कि एक पर्टिकुलर एरिया में लागू है लॉ, हर जगह पे लागू नहीं है, एक पर्टिकुलर एरिया में लागू है। पर्सनल मतलब पर्टिकुलर क्लास ऑफ पर्संस, पर्टिकुलर क्लास ऑफ पर्संस के ऊपर लागू है ये लॉ, सिर्फ पर्टिकुलर क्लास ऑफ पर्संस के ऊपर लागू है ये लॉ। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। और ये जो दूसरा है जनरल मतलब लॉ फॉलोड बाय द एंटायर कंट्री, जो आप भी फॉलो करते हो, जो मैं यहाँ पे कलकत्ता में बैठा हूँ मैं भी फॉलो करता हूँ, जो जम्मू एंड कश्मीर में बैठा है बंदा वो भी फॉलो करता है, ठीक है। समझ में आ रहा है, दोनों के लिए सेम टू सेम है। ये है जनरल लॉ, ये है जनरल लॉ। सर ये समझ में आ चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सर एक चीज समझा दीजिए, लीगल कस्टम जो है ये डिवाइडेड है दो प्रकार में, एक है लोकल, दूसरा है जनरल। लोकल में आता है जियोग्राफिकल एंड पर्सनल, ये तो समझ में आ चुका है, और जनरल में आ जाता है एंटायर कंट्री के लिए, ठीक है सर। ये कन्वेंशनल कस्टम क्या है? कन्वेंशनल कस्टम जो है ना ये एक प्रकार का लॉ है जो कि बनता है, ये एक प्रकार का ऑब्लिगेशन है, लीगल ऑब्लिगेशन है बिटवीन टू पार्टीज, टू और मोर पार्टीज हो सकता है। किस प्रकार का ऑब्लिगेशन? ये ऑब्लिगेशन लगता क्यों है? क्योंकि मैं आपको बता दूं, कन्वेंशनल कस्टम में भैया जो लॉ लगता है वो लॉ लगता है कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस की वजह से। किसकी वजह से बताओ सर, लिखवा दीजिए। कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस की वजह से बिटवीन टू और मोर पार्टीज। समझ में आ रहा है? मतलब समझाइए सर, मैं मतलब समझाता हूं, ये अब लिख भी सकते हो। सुनो, जो मैंने यहां पे बताया ना कस्टम विद सैंक्शन क्या है, कस्टम विदाउट सैंक्शन क्या है, इसका छोटा छोटा डिस्क्रिप्शन है, छोटा छोटा पॉइंट्स है जो मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा नोट्स में। नोट्स डाउनलोड कर लेना है आपको सर, नोट्स आपको डाउनलोड कर लेना है भाई मेरे। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डिस्क्रिप्शन में नोट्स मिल जाएगा, आधा घंटे के अंदर अपलोड करने के आधा घंटे के अंदर नोट्स अवेलेबल हो जाएगा, वहां से कर लेना। अच्छा, कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन मतलब दो बंदे या फिर उससे ज्यादा जो बंदे हैं उनके बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, उनके बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, उन कॉन्ट्रैक्ट के वजह से जो ऑब्लिगेशन लगता है आपके ऊपर। फॉर एग्जांपल मैंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, क्या कॉन्ट्रैक्ट किया? मेरे को घूमना है। कहां पे घूमना है? पहलगाम घूमना है, मुझको घूमना है पहलगाम। कहां पे है सर ये जगह? कश्मीर। कश्मीर में पहलगाम मेरे को घूमना है। मैंने आपको फोन किया, भाई मेरे को घूमना है। अगर कश्मीर से कोई बिलोंग करता है तो डेफिनेटली ड्रॉप मी अ मैसेज एट 8787374539, ठीक है। जो भी बंदा देख रहा है ये वीडियो, अगर आप कश्मीर से बिलोंग करते हो, ठीक है, श्रीनगर एरिया से बिलोंग करते हो, देन डू ड्रॉप मी अ मैसेज एट 8787374539, ठीक है। मैं आ रहा हूं आपके शहर। एनीवेज, सो अगर सुनो अच्छे से सुनो। अगर मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट किया, भैया मेरे को कार चाहिए घूमने के लिए, पूरा कश्मीर घूमने के लिए मेरे को कार चाहिए, मेरे को एक पैकेज चाहिए, क्या आप दे सकते हो? हाँ जी दे सकते। तो हम दोनों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, सर हमने तो सिर्फ फोन में बात की, कॉन्ट्रैक्ट कहां से हो गया? भैया जो हम लोग बात करते हैं ना ओवर द फोन भी कॉन्ट्रैक्ट होता है भाई मेरे। हाँ जी, हाँ, वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जब पढ़ोगे ना तब आपको पता लग जाएगा, ठीक है। तो आपके पास लीगल ऑब्लिगेशन है, यू हैव टू प्रोवाइड मी विद द सर्विस दैट यू हैव प्रॉमिस्ड मी टू। तो कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस का मतलब होता है दो बंदे के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके कारण जो ऑब्लिगेशन लग जाता है आपके ऊपर। मेरा ऑब्लिगेशन क्या है? मेरे को आपको पेमेंट करना है। एंड आपका ऑब्लिगेशन क्या है? आपका ऑब्लिगेशन ये है कि आपको मुझे सर्विस प्रोवाइड करना है। समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार के कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस को कहा जाता है कन्वेंशनल कस्टम्स, ठीक है सर। ये समझ में आ चुका है? आगे बढ़िए। अच्छा आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे है, ये खत्म हो चुका है, ठीक है। कस्टम और कस्टमरी लॉ खत्म हो चुका है, ये हम लोग खत्म कर चुके हैं। कस्टम और कस्टमरी लॉ ये खत्म हो चुका है सर। ठीक है, दूसरा बताओ, जुडिशियल डिसीजंस और प्रेसिडेंस, ये क्या है? जुडिशियल डिसीजंस जो है ना, जुडिशियल डिसीजंस और प्रेसिडेंट। जुडिशियल डिसीजंस का मतलब होता है
जुडिशरी में कौन होता है? हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। समझ में आ चुका है सर, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट वहां। अच्छा, मैं आपको बता दूं, फिर से याद दिला दूं, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं सोर्सेस ऑफ लॉ। तो क्या लॉ सुप्रीम कोर्ट से निकलता है, हाई कोर्ट से निकलता है कि नहीं? लॉ नहीं बनते क्या? हाँ सर, वो लोग भी लॉ बनाते हैं। तो यही है, एक ये भी सोर्स है, जुडिशियल डिसीजंस। जुडिशियल डिसीजन से भी अपने को लॉ देखने को मिल जाता है, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट में से। समझ में आ रहा है? दूसरा है डिसीजंस, जुडिशियल डिसीजन और प्रेसिडेंस। देखो प्रेसिडेंस क्या है? प्रेसिडेंस जो है ना, ये डिवाइडेड है इनटू 4 पार्ट्स। ये डिवाइडेड है इनटू 4 पार्ट्स। ये भी एक प्रकार का लॉ है जो जुडिशरी से ही निकलता है। कैसे, क्या, हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। जब ये एक एक पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे ना, तब हम लोग एक्सप्लेन कर देंगे क्या है चीज। डिक्लेरेटरी और ओरिजिनल प्रेसिडेंट, पर्सुएसिव प्रेसिडेंट, एब्सोल्यूट ऑथोरिटेटिव प्रेसिडेंट, कंडीशनल ऑथोरिटेटिव प्रेसिडेंट। समझाता हूं, सुनो। अच्छा, सबसे पहले हम लोग एक्सप्लेन करेंगे डिक्लेरेटरी प्रेसिडेंट। डिक्लेरेटरी और ओरिजिनल प्रेसिडेंट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या डिस्कस करेंगे? डिक्लेरेटरी और ओरिजिनल प्रेसिडेंट। अच्छा सुनो, देखो डिक्लेरेटरी प्रेसिडेंट क्या है, पहले एक्सप्लेन करते हैं डिक्लेरेटरी प्रेसिडेंट का। नोट्स मैं प्रोवाइड कर दूंगा, टेंशन नहीं लेना एकदम। डिक्लेरेटरी प्रेसिडेंट क्या है, सबसे पहले समझा दो सर। इट इज अ जजमेंट एज पर द प्रोविजंस ऑफ एग्जिस्टिंग लॉ, सो नो न्यू लॉ इज ऑब्जर्व्ड। ये जो डिक्लेरेटरी प्रेसिडेंट है ना, ये जो डिक्लेरेटरी प्रेसिडेंट है वो क्या है, इसका मतलब क्या है? इससे पहले हम लोग प्रेसिडेंट का मतलब समझा देता हूं मैं। प्रेसिडेंट का मतलब होता है जो कि प्रीवियसली कोई भी किसी भी प्रकार का जजमेंट आया है, लॉ आया है, जिसके बेसिस पे हम लोग, वो भी तो एक सोर्सेस ऑफ लॉ है ना, जो प्रीवियस जजमेंट है उसके बेसिस पे जो हम लोग अभी जजमेंट पास करते हैं वो सारा, ठीक है। तो इसको कहा जाता है प्रेसिडेंट। अब डिक्लेरेटरी प्रेसिडेंट का मतलब ये होता है कि इट इज अ जजमेंट एज पर द प्रोविजंस ऑफ एग्जिस्टिंग लॉ, मतलब एग्जिस्टिंग लॉ जो है उससे ही हम लोग, उसको मद्देनजर रखते हुए ही हम लोग जो है जजमेंट सुनाते हैं। तो यहां पर कोई न्यू लॉ देखने को नहीं मिलता है, यहां पे कोई न्यू लॉ देखने को नहीं मिलता है। उसके अलावा ओरिजिनल प्रेसिडेंट का मतलब होता है कि जहां पे अपने को न्यू लॉ देखने को मिलता है। इससे पहले ऐसा लॉ ना कभी सुना है मैंने, ना आपके पापा ने सुना है, ना मम्मी ने सुना है, ना दादाजी ने सुना है, ठीक है। अभी न्यू लॉ आया है, समझ में आ रहा है? तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग समझे तो सुप्रीम कोर्ट कभी कभार देखते हो ना यार लॉ निकलता, सुप्रीम कोर्ट कभी कभार जो है लॉ निकाल देता है, नया नया लॉ, ठीक है। सबरीमाला टेम्पल के ऊपर लॉ निकाला था बहुत साल पहले, तो वो सारा भी आ जाता है, समझ में आ रहा है? जहाँ पे न्यू लॉ देखने को मिलता है अपने को, है ना, समझ में आ रहा है? हाँ जी, यहां पे न्यू लॉ देखने को मिलता है, ओरिजिनल प्रेसिडेंट। उसके बाद आता है परसुएसिव प्रेसिडेंट। परसुएसिव प्रेसिडेंट मतलब व्हेन अ जज इज नॉट अंडर कंपल्शन टू फॉलो द जजमेंट पास बाय एनी अदर कोर्ट। मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर जज है, वो कंपल्शन में नहीं है कि, देखो सुनो मैं समझाता हूं तुमको। ये है हाई कोर्ट, ये है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। हाई कोर्ट का अलग अलग देखो, दिल्ली हाई कोर्ट है, फिर है कलकत्ता हाई कोर्ट, ठीक है, फिर सुप्रीम कोर्ट तो एक ही है इंडिया में, ठीक है। अच्छा सुनो, दिल्ली हाई कोर्ट ने एक पर्टिकुलर केस में डिसीजन सुनाया, ठीक है। वही सेम केस जो केस है वो आ चुका है कलकत्ता हाई कोर्ट में, ठीक है। सेम केस आ चुका है कलकत्ता हाई कोर्ट में, ठीक है। अब बताओ, सेम केस है, केस सेम है लेकिन अलग अलग इंसान है, ठीक है। केस के जो इंडिविजुअल्स है वो अलग अलग है, तो कलकत्ता हाई कोर्ट में आया। अब कलकत्ता हाई कोर्ट इज नॉट अंडर कंपल्शन कि उसको वो सेम जजमेंट सुनाना पड़ेगा जो दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनाया। समझ में आ रहा है? तो यही है परसुएसिव प्रेसिडेंट, मतलब व्हेन अ जज, जो कि कलकत्ता का जज है, इज नॉट अंडर कंपल्शन टू फॉलो द जजमेंट पास बाय एनी अदर कोर्ट, वो है परसुएसिव प्रेसिडेंट। समझ में आ रहा है? यहां पे जूनियर कोर्ट्स भी आ जाता है ना। जूनियर कोर्ट ने कुछ सुनाया, हायर कोर्ट कोई कंपल्शन में नहीं है कि वो जूनियर कोर्ट का जो डिसीजन है वही सेम डिसीजन वो सुनाए, वो दूसरा डिसीजन भी सुना सकता है ऑन सिमिलर केसेस, ठीक है। ये है परसुएसिव। चौथा है एब्सोल्युटली ऑथोरिटेटिव, मतलब जो कि एब्सोल्युटली बाइंडिंग है हर कोर्ट के ऊपर। हायर कोर्ट ने कुछ जजमेंट सुनाया, ये एब्सोल्युटली बाइंडिंग है लोअर कोर्ट्स के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट एक ही है भाई मेरे, इसने कोई भी सुनाया जजमेंट, कोई भी केस में जजमेंट सुनाया, वो सारे हाई कोर्ट को फॉलो करना होगा, सारे, कलकत्ता हो जाए, दिल्ली हो जाए, कहीं पर भी हो जाए, ठीक है।
समझ में आ रहा है? कोहिमा हाई कोर्ट हो जाए, कोई भी हो जाए भाई मेरे, फॉलो तो करना होगा। समझ में आ रहा है? तो यहां पर है एब्सोल्यूटिव ऑथोरिटेटिव। एब्सोल्यूटली ऑथोरिटेटिव प्रेसिडेंट का मतलब होता है जजमेंट पास्ट, ठीक है। एब्सोल्यूटिव ऑथोरिटेटिव का मतलब समझ में आ चुका है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बवाल, ठीक है, ये हो चुका है। उसके बाद है कंडीशनल ऑथोरिटेटिव। कंडीशनल ऑथोरिटेटिव का मतलब क्या होता है सर? कंडीशनल ऑथोरिटेटिव का मतलब होता है जहां पे जजमेंट ऑफ अ कोर्ट बाइंडिंग ऑन सबऑर्डिनेट कोर्ट एक्सेप्ट इन सम ऑप्शनल केसेस, ठीक है, ऑप्शनल केसेस। कुछ केसेस में भैया हम लोग, कुछ केसेस में हम लोग भैया हायर कोर्ट के जो जजमेंट है उसको फॉलो नहीं करते, ठीक है। कुछ ऐसे केसेस है, तो उसको कहा जाता है कंडीशनल ऑथोरिटेटिव प्रेसिडेंस। एक चीज समझ में आ चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डिक्लेरेटरी प्रेसिडेंट मतलब कहीं पे न्यू लॉ देखने को नहीं मिलता है। ऑरिजिनल मतलब न्यू लॉ देखने को मिलता है। परसुएसिव मतलब किसी भी कोर्ट ने जजमेंट सुना है वो आपके ऊपर लागू नहीं होता, ठीक है। जैसे कि कलकत्ता हाई कोर्ट का जो भी जजमेंट है वो दिल्ली हाई कोर्ट में लागू नहीं होता, दिल्ली का कलकत्ता में लागू नहीं होता, ऐसे। एब्सोल्यूटरी ऑथोरिटी मतलब जो कि सबसे सुप्रीम है, जो कि सुप्रीम कोर्ट, उसने अगर कोई जजमेंट सुना है तो आपके ऊपर लागू होगा, हाई कोर्ट के ऊपर लागू होगा। हाई कोर्ट ने कुछ भी जजमेंट सुना है तो उनके लोअर कोर्ट के ऊपर लागू हो जाएगी, एब्सोल्यूटली फॉलो करना ही होगा। कंडीशनल मतलब कुछ ऐसे केसेस हैं जहां पे अपने को नहीं फॉलो करने से भी चलता है, ठीक है, ऐसे ऑप्शनल केसेस में। ये है कंडीशनल ऑथोरिटेटिव। समझ में आ चुके सर? आगे बढ़ते हैं। इसका मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग समझ के जाओ अच्छे से क्या है चीज। फिर आता है डॉक्ट्रिन्स, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेयर डिसीज। डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेयर डिसीज ये क्या है सर? समझा दीजिए सर। डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेयर डिसीज मैं समझा देता हूं, सुनो। एक्सप्लेन कर दूंगा, बाकी नोट्स जो है वो नोट्स में से कर लेना आपको। डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेयर डिसीज कहता है, डॉक्ट्रिन ऑफ, लिख लो फटाफट, ये मैं लिखवा देता हूं। डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेयर डिसीज कहता है एडहेयर टू द डिसीजन, एडहेयर टू द डिसीजन, ठीक है, एंड डू नॉट अनसेटल द थिंग्स which are already, या फिर which are established लिख दो, ठीक है। इसका मतलब समझते हैं। adhere to the decision, adhere to the decision and do not unsettle the things which are established। इसका मतलब ये होता है कि देखो, जो ऑलरेडी हम लोगों ने डिसीजन सुना रखा है ना, तो भैया उसको फॉलो करो ना, उसको अनसेटल क्यों कर रहे हो? जो ऑलरेडी हमने डिसीजन पकड़ लो यार, दिल्ली हाई कोर्ट ने कुछ डिसीजन सुना है, कलकत्ता हाई कोर्ट को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बोले कि भैया मैंने ऑलरेडी डिसीजन सुना रखा है, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? उसी डिसीजन का सेम जजमेंट सुना दो ना, ठीक है। अगर आपको आपत्ति ना हो तो, कंपल्शन नहीं है। कलकत्ता हाईकोर्ट अगर चाहे तो दिल्ली हाईकोर्ट का जो भी डिसीजन है वही फॉलो कर सकता है, वही जजमेंट सुना सकता है, लेकिन कंपल्शन तो नहीं है उसके ऊपर, है ना, कलकत्ता हाईकोर्ट के ऊपर। तो कलकत्ता हाईकोर्ट को मतलब ऐसे बोला जाता है कि भैया, ऐसे बोला जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेयर डिसीज, मतलब जो कि ऑलरेडी लॉ मैंने स्टैब्लिश कर रखा है उसको फॉलो करने की कोशिश करो, उसको अनसेटल ना करो, ठीक है। ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी लागू है, जो कि ऑलरेडी लॉ चल रहा है उसी को फॉलो करने की कोशिश करो, उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस करो, लेकिन कोशिश करो कि वो अनसेटल ना हो जाए। जो चीज़ें ऑलरेडी सेटल हो चुका है, जो केसेस ऑलरेडी सेटल हो चुका है, जिन केसेस का ऑलरेडी सोल्यूशन निकल चुका है, उसको दोबारा से करने का कोई फायदा है भाई मेरे? नहीं है ना। तो डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेयर डिसीज। रेशियो रेसिडेंडी का मतलब क्या होता है पता है? हाँ जी, प्रोफेसर गुडहार्ट करके एक बंदा होता है, वो कहते हैं रेशियो रेसिडेंडी इज नथिंग मोर देन द डिसीजन बेस्ड ऑन द मटेरियल फैक्ट ऑफ द केस। Nothing more than the decision based on the material fact of the case. Material fact, ठीक है। मतलब कोई भी डिसीजन हम लोग सुना रहे हैं किसके बेसिस पे? मटेरियल फैक्ट के बेसिस पे, जो कि हमारे पास लग चुका है, जो कि हमारे हाथ में आ चुका है, मटेरियल फैक्ट, उसके बेसिस पे हम लोग डिसीजन सुनाते हैं, उसको कहा जाता है रेशियो डेसिडेंडी, ठीक है। ओबिटर डिक्टा मतलब सेड बाय द वे, ओबिटर डिक्टा मतलब सेड बाय द वे, इसका मतलब क्या है सर? सेड बाय द वे का मतलब होता है, देखो, ओबिटर डिक्टा मीन सेड बाय द वे विच मीन्स वर्ड ऑफ लॉ। जो भी लॉ का वर्ड है ना, लॉ का वर्ड है मतलब जो भी लॉ निकलता है,
ठीक है, जो भी कानून निकलते हैं वो जो हम लोग इंटरप्रिएट करते हैं ना, उसको वाइडर फैशन में ना किया करो। कोई भी एक पर्टिकुलर वर्ड का हजारों मीनिंग हो सकता है। हजारों मीनिंग क्यों निकालना है आपको? जिस इंटेंशन से लॉ मेकर ने लॉ बनाया उसको उसी प्रकार से इंटरप्रिएट करो ना। वाइडर फैशन में क्यों इंटरप्रिएट करना है? वाइडर फैशन में इंटरप्रिएट करना है क्यों? इसके लिए ओबिटर डिक्टा में कहा जाता है, ओबिटर डिक्टा मीन्स सेड बाय द वे। सेड बाय द वे, जिस प्रकार से मैंने बोला उसी प्रकार से आपको लेना है, आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है। विच मीन्स वर्ड ऑफ लॉ शुड नॉट बी इंटरप्रिटेड इन अ वाइडर फैशन। ठीक है, सेड बाय द वे विच मीन्स वर्ड ऑफ लॉ शुड नॉट बी इंटरप्रिटेड इन अ वाइडर फैशन। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ में आ चुका है सर। उसके बाद है सर स्टैट्यूट्स और लेजिस्लेशन। इसको एक्सप्लेन कर दो फटाफट। स्टैट्यूट और लेजिस्लेशन, देखो लेजिस्लेशन क्या है सबसे पहले समझ लो। Legislation is actually that sources of law which consist in the declaratory or promulgation of legal rules by an authority empowered by the Constitution. ठीक है, in this behalf it is sometimes called jus scriptum, मतलब written law. लेजिस्लेशन को हम लोग कभी कभार जूस स्क्रिप्टम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जूस स्क्रिप्टम। ठीक है, क्या कहते हैं? जूस स्क्रिप्टम, जूस स्क्रिप्टम। ठीक है, इसका मतलब होता है रिटन लॉ। तो जितने भी लॉस है, रिटन लॉस है, क्यूमुलेटिवली हम लोग उसको कहते हैं लेजिस्लेशन। ठीक है, अब स्टैट्यूट का मतलब होता है जो कि हम लोग स्टैट्यूट लॉ, स्टैट्यूटरी लॉ, मतलब जैसे कि एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, पार्लियामेंट ने किसी प्रकार का एक्ट पास कर दिया, उसको कहा जाता है स्टैट्यूट लॉ। समझ में आ चुका है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आगे बढ़िए सर। सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ इंडियन लॉ। सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ इंडियन लॉ में आता है अपना जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस। सबसे बेहतर आता है जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस। क्या आता है बताओ? जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस। फटाफट लिखवा देता हूं मैं यहाँ पे, जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस। जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस, जस्टिस, इक्विटी एंड गुड साइंस। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि मैं समझाता हूं आपको, सुनो। अगर इंडिया में कोई भी लॉ, किसी प्रकार का लॉ जो है ना वो अवेलेबल नहीं है किसी भी प्रकार के मतलब उसके लिए कोई भी केस है इसमें, भैया इंडिया में तो कोई ऐसा लॉ लिखा नहीं है इस केस के लिए। ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ एनी रूल ऑफ ए स्टैट्यूटरी लॉ और कस्टम और पर्सनल लॉ, एब्सेंस है, लॉ का एब्सेंस है, इस प्रकार के गुनाह के लिए कोई भी लॉ नहीं है। तो इंडियन कोर्ट क्या करता है पता है? इंडियन कोर्ट अप्लाई टू द डिसीजन ऑफ अ केस विच इज नोन एज जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस, विच इज नोन एज जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस। इंडियन का जो अपना इंडियन कोर्ट्स है ना, वो क्या अप्लाई करता है? हाँ जी, वो अप्लाई करता है डिसीजन ऑफ अ केस विच इज नोन एज जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस। ये है क्या, समझो। इसका मतलब होता है रूल्स ऑफ इंग्लिश लॉ, मतलब बाहर देश का जो भी लॉ है ना, जिस हद तक इंडियन कम्युनिटी में लागू हो पाए उतना हम लोग लागू कर देते हैं। उसके बाद भी अगर नहीं हो पा रहा है तो हम लोग न्यू लॉ जो उसका आविष्कार कर देंगे। समझ में आ रहा है? जस्टिस, इक्विटी, गुड कंसाइंस, इसका मतलब यही है। अगर इंडिया में कोई भी लॉ नहीं है, प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, हमने कस्टम में झांक के देख लिया, नहीं है, स्टैट्यूटरी लॉ में झांक के देख लिया, नहीं है, पर्सनल लॉ में झांक के मतलब गीता वगैरह खोल के देख लिया, नहीं है भैया, इस प्रकार का भयानक जो है पाप आपने कर रखा है, तो हम लोग बाहर देश का लॉ देखेंगे। उसका भी अगर नहीं है तो हम लोग क्रिएट कर लेंगे। तो बाहर देश के लॉ को झांक कर देखने के लिए वही हम लोग कहते हैं इसको जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस, जहां पे हम लोग बाहर का इंग्लिश लॉ जिस हद तक इंडियन सोसाइटी में लागू हो पाए उतना हम लोग लागू करते हैं। क्योंकि हर कोई लॉ जो है ना इंडियन सोसाइटी में लागू नहीं होता भैया। इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट सोसाइटी, समझ में आ रहा है? उतना ईजी नहीं है इसको, ये जो डेमोक्रेटिक कंट्री है ना, इसको रन करना ही बहुत बड़ा चैलेंज है। समझ में आ रहा है ना? तो यही बात है जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस। ठीक है, समझ में आ चुके सर, आगे बढ़िए। अब मैं 5 ऐसे चीज पढ़वाऊंगा आप लोगों को जो एग्जामिनेशन में 100% 100% आने ही वाला है। एक ना एक तो आ ही जाएगा, एक ना एक तो आ ही जाएगा। समझ में आ रहा है? पहला है बंदा अपना ऑस्टिन कमांड थ्योरी ऑफ लॉ। ऑस्टिन भैया क्या कहते हैं? ऑस्टिन भैया क्या कहते हैं? सुनो, ये भी सोर्सेस ऑफ लॉ है। ऑस्टिन भैया क्या कहता है? देखो, ऑस्टिन भैया कहता है ऑस्टिन कमांड थ्योरी ऑफ लॉ। ऑस्टिन भैया कौन है? इनने क्या थ्योरी दिया लॉ के बारे में? इनने क्या थ्योरी दिया वो हम लोग पढ़ने वाले। सबसे पहला थ्योरी जो निकल के आता है वो है अपना इंग्लिश, ठीक है, वो है अपना थ्योरी ऑफ, इसको कहा जाता है अपना थ्योरी ऑफ कमांड थ्योरी ऑफ लॉ। इसको हम लोग कहते हैं कमांड थ्योरी ऑफ लॉ। क्या कहते हैं इसको हम लोग भाई मेरे? कमांड थ्योरी ऑफ लॉ। ये किसने दिया है? ये दिया ऑस्टिन भाई साहब ने। ये क्या कहता है थ्योरी में क्या कहता है? देखो, इंग्लिश
देखो ऑस्टिन क्या है उसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। देखो एग्जामिनेशन में लिखना कैसे वो भी आपको आना होगा, ठीक है। ऑस्टिन के बारे में थोड़ा बहुत लिखेंगे, फिर जाके उसके लॉ के बारे में पढ़ेंगे। इंग्लिश लीगल थ्योरिस्ट था अपना ऑस्टिन। ऑस्टिन क्या था? इंग्लिश लीगल थ्योरिस्ट था। वो पहला बंदा था, फर्स्ट ऑक्यूपेंट था चेयर ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस का। एक चेयर था जिसका नाम था चेयर ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस, ठीक है। उसका पहला पहला ऑक्यूपेंट था। कौन था ऑक्यूपेंट? ऑस्टिन कमांड थ्योरी। ऑस्टिन भाई साहब थे। समझ में आ रहा है? हाँ जी। ये चेयर कहाँ पे था पता है? चेयर ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस, चेयर ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस एट द यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन। एट द यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन लिख दो। एट द यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन। एट द यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, ठीक है। और इन भाई साहब ने दिया कमांड थ्योरी ऑफ लॉ। अब कमांड थ्योरी ऑफ लॉ का 3 मेजर फीचर्स है, पता है क्या है? 3 मेजर फीचर है। पहला मेजर फीचर ये है कि इट इज अ कमांड। ये एक कमांड है, ठीक है। नंबर बी, गिवन बाय सॉवरियन ऑथोरिटी। गिवन बाय सॉवरियन ऑथोरिटी, एक कमांड है, एक आपके ऊपर ऑर्डर है। कौन देता है? गवर्नमेंट, सॉवरियन ऑथोरिटी देते हैं, ठीक है। और अगर आपने इसको फॉलो नहीं किया तो इसके पीछे है सैंक्शन, ठीक है। ये 3 मेजर फीचर है कमांड थ्योरी ऑफ लॉ का। इसका नोट भी मैं अवेलेबल करवा दूंगा आपको। इस पॉइंट के हिसाब से अगर आप याद रख पाओ ना, एग्जामिनेशन में बिल्कुल नहीं भूलोगे। बहुत सारे स्टूडेंट का यही डाउट है कि सर हम भूल जाते, सर हम भूल जाते, सर हम भूल जाते। भूलोगे नहीं, भूलोगे नहीं, मेरा पक्का वादा, भूलोगे नहीं, ठीक है। उसके बाद है रॉस्को पाउंड थ्योरी ऑफ लॉ। रॉस्को पाउंड, रॉस्को बंदा कौन है? ये एक अमेरिकन लीगल स्कॉलर है। ये एक अमेरिकन लीगल स्कॉलर है। ये लीडिंग ज्यूरिस्ट था, 20th सेंचुरी का लीडिंग ज्यूरिस्ट था, ठीक है। ये प्रोपोनेंट है ऑफ सोशियोलॉजिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस। ही इज अ प्रोपोनेंट ऑफ सोशियोलॉजिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस। इसने, इन भाई साहब ने थ्योरी दिया, थ्योरी ऑफ सोशियो इंजीनियरिंग। और इन भाई साहब के अकॉर्डिंग क्या है ये थ्योरी ऑफ सोशियो इंजीनियरिंग? ये है सेटिस्फैक्शन ऑफ मैक्सिमम वांट्स विथ मिनिमम फ्रिक्शन एंड वेस्ट। सेटिस्फैक्शन ऑफ मैक्सिमम वांट विथ मिनिमम फ्रिक्शन एंड वेस्ट, मतलब ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फैक्शन हो पाए मिनिमम फ्रिक्शन एंड वेस्ट से। मतलब सेटिस्फैक्शन ज्यादा हो, फ्रिक्शन एंड वेस्ट कम हो। समझ में आ रहा है? सर फ्रिक्शन एंड वेस्ट मतलब सोसाइटी में अनबन कम हो, सोसाइटी के ऊपर आराम से लग जाए। मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट, क्या चीज का वांट है? लॉ का वांट है। मेरे को लॉ चाहिए ना, तो ऐसा लॉ क्रिएट करना है जो सोसाइटी में प्रॉपरली बैठ जाए, ठीक है, कम फ्रिक्शन हो सोसाइटी में। थ्योरी ऑफ सोशियो इंजीनियरिंग समझ में आ चुका है। फिर है सलमान। सलमान भाई साहब है लॉ प्रोफेसर इन न्यूजीलैंड। वो जज रह चुका है सुप्रीम कोर्ट ऑफ न्यूजीलैंड का। पर्पस ऑफ लॉ, वो कहता है पर्पस ऑफ लॉ वाज डिलीवरेंस ऑफ जस्टिस। जस्टिस डिलीवर करना ही लॉ का पर्पस है। और वो हमेशा डिफरेंशिएट करता है अ लॉ एंड दी लॉ के ऊपर। कहता है ये जो फॉर्मर है ना, अ लॉ, ठीक है, अ लॉ ये कॉन्क्रीट है, और दी लॉ जो है ये लेटर रेफर्स टू द एब्स्ट्रैक्ट। कॉन्क्रीट है अ लॉ एंड दी लॉ जो है वो एक एब्स्ट्रैक्शन है फ्रॉम अ लॉ, ठीक है। ये हम लोग डिटेल क्लास में बहुत ज़्यादा डिटेली करवाते हैं। अभी टाइम कम है तो हम लोग आपको समझा दे रहा हूँ मैं, ऐसा ऐसा चीज़ है। हैंस कैल्सन, कौन है ये? हैंस कैल्सन ऑस्ट्रियन फिलोसोफर है एंड ज्यूरिस्ट है। एक ऑस्ट्रियन फिलोसोफर एंड ज्यूरिस्ट है। और इसने भाई साहब ने दिया है प्योर थ्योरी ऑफ लॉ। क्या दिया है? प्योर थ्योरी ऑफ लॉ। समझ में आ रहा है? वो डिस्क्राइब करता है लॉ एज नॉर्मेटिव साइंस, और वो कहता है कि ये नॉर्मली नेचुरल साइंस जो है ना इससे अलग है। नेचुरल साइंस नहीं है, नॉर्मेटिव साइंस है। समझ में आ रहा है? नॉर्मेटिव मतलब हाँ जी, ये एक पर्टिकुलर बिहेवियर से डिराइव हुआ है, ये इस प्रकार का साइंस है। समझ में आ रहा है? ये नेचुरल साइंस नहीं है, ये फ्रिक्शन वाला साइंस नहीं है, ये ग्रेविटी वाला साइंस नहीं है, आइंस्टाइन वाला साइंस नहीं है, ठीक है। एक पर्टिकुलर बिहेवियर से, साइंटिफिक बिहेवियर से हम लोग डिराइव करते हैं, ठीक है। लॉ एज अ नॉर्मेटिव साइंस distinguished from natural science which are based on case cause and effect such as law of gravitation। मतलब नेचुरल साइंस क्या है? लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है ना, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन नेचुरल साइंस है, इससे अलग है। ये है नॉर्मेटिव साइंस विच इज बेस्ड ऑन बिहेवियर्स, बिहेवियरल पैटर्न, जहां से हम लोग ये साइंस निकालते हैं। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? देखो लॉ अगर मतलब हम लोग बनाएंगे ना तो हम लोग साइंस मतलब ये ग्रेविटी वाला साइंस नहीं लगा सकते। हम लोग ह्यूमन बिहेवियर्स को पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग लॉ निकालते हैं। समझ में आ रहा है? ह्यूमन बिहेवियर्स को हम लोग ना पढ़े तो लॉ निकलेगा कैसे? पनिशमेंट हम लोग निकालेंगे कैसे? अगर किसी भी इंसान ने गलत काम किया, उसको अगर हम लोग पनिशमेंट दे रहे हैं और उस पनिशमेंट का कोई असर ही नहीं है उस बंदे को, तो ये तो एक बेकार सा पनिशमेंट है। तो अपने को पढ़ना पड़ता है, ह्यूमन बिहेवियर्स को जानना पड़ता है। ये भी एक प्रकार का साइंस है, कला है। समझ में आ रहा है? चलो
जेनरी बेंथम 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 क्या कहता है, सुनो बेंथम क्या कहता है। बेंथम वाज ए पायनियर ऑफ एनालिटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस इन ब्रिटेन, ठीक है। अच्छा, ये कहता है लॉ मस्ट बी कंसिडर्ड इन 8 डिफरेंट रेस्पेक्ट्स, अलग अलग 8 अलग अलग रेस्पेक्ट्स में हम लोग लॉ को कंसिडर करते हैं। वैसे यहाँ पे मैंने 8 के जगह मैंने सिर्फ 6 दिया है, तो 7 8 लिख लो, मैं फटाफट लिखवा दूँ। 7 है रेमेडियल अपेंडेज, 8वां है अपना एक्सप्रेशन। ये 8 पॉइंट्स है। क्या क्या याद रखना है? सोर्स, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, एक्सटेंट, एस्पेक्ट, फोर्स, रेमेडियल अपेंडेज एंड एक्सप्रेशन। समझ में आ चुका है? हाँ सर समझ में आ चुका है। तो ये एक बार पढ़ लेना। आपका होमवर्क ये रहेगा, मैं एक चीज मिस आउट करूंगा यहाँ पे क्योंकि वो होमवर्क है, वो है आपका क्रिटिसिज्म। हर एक पॉइंट का क्रिटिसिज्म है, ठीक है। ऑस्टिन कमांड थ्योरी का क्रिटिसिज्म है, रॉस्को पाउंड का क्रिटिसिज्म है। ये क्रिटिसिज्म एक बार आपको पढ़ लेना, ये आपको खुद से कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पूरा चैप्टर यहाँ पे खत्म हो जाता है। समझ में आ रहा है? पूरा चैप्टर यहाँ पे खत्म हो जाता है इसी के साथ। क्रिटिसिज्म सिर्फ आपको अकेले कर लेना है। तो इसी के साथ सोर्सेस ऑफ लॉ मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया भाई मेरे। ट्रस्ट मी, जो मैंने करवाया ना वही उसी में से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। आपको कैसा लगा पहला क्लास जरूर बताना है। कोई भी इंप्रूवमेंट वगैरह आपको नेक्स्ट क्लासेस में चाहिए तो जरूर आपको अपना फीडबैक जरूर देना है वीडियो के कमेंट के नीचे। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैप्पी लर्निंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर एंड डू लाइक द वीडियो।